गुड मॉर्निंग एवरीवन दोस्तों, आज है जून 20 2023 और हम लोग करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और आज फिर से हम लोग कुछ टॉपिक्स करने वाले हैं। कौन कौन से टॉपिक रहेंगे ब्रीफली देख लेते हैं। चाहिए एक्चुअली कल वाला टैक्स सेक्शन है और कल काफ़ी इंपॉर्टेंट था, तो टाइम की कमी की वजह से हम लोग इसको कल नहीं कर पाए थे, लेकिन कोई बात नहीं, आज इसको हम लोग करेंगे। हम यहाँ पे बात करेंगे कि चाइना और अमेरिका दोनों एक दूसरे के एफर्ट्स को किस तरह से काउंटर कर रहे हैं। यूएसए जो भी पॉलिसी अपना रहा है चाइना को काउंटर करने के लिए, चाइना उसके बदले में यूएसए के बारे में क्या कर रहा है, इसका लार्ज स्केल इंप्लीकेशन क्या हो सकता है और इंडिया के बारे में इसके हम लोग क्या इंप्लीकेशन कर सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे दो चीजें हैं ना, एक तरफ है डेवलपमेंट और दूसरी तरफ है नेशनल सिक्योरिटी। तो ये दोनों के बीच के बैलेंस बताने की बात कर रहा है कि डेवलपमेंट के साथ साथ कैसे नेशनल सिक्योरिटी को इंश्योर किया जा सकता है और कैसे चाइना इस डॉक्ट्रिन का यूज कर रहा है अमेरिकन कंपनीज को सैंक्शंस करने के लिए, उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद मैरीटाइम ट्रीटी के बारे में बात करेंगे। दुनिया में अपने आप की एक बहुत ही यूनिक ट्रीटी हुई है जिसमें मैरीटाइम बायोडाइवर्सिटी को यहाँ पे कंजर्व करने की बात कही गई है, क्योंकि ये पहली ट्रीटी है और 20 सालों से इसके लिए नेगोशिएशन चल रहा था, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इसके बारे में बात करेंगे। 30/30 क्या होता है थोड़ा बहुत वो देखने वाले हैं। तो ये टॉपिक हम लोग जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 3 तीनों से कवर होता है। उसके अलावा मेसोलिथिक रॉक पेंटिंग भैया डिस्कवर की गई है इंडिया में। तो मेसोलिथिक रॉक पेंटिंग क्या होती हैं, कैसे काम करती हैं, उनकी थीम क्या होती है, इंडिया में कुछ एग्जांपल हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो आर्ट एंड कल्चर वाले पर्सपेक्टिव से इसको हम लोग डेफिनेटली यहाँ से करेंगे। उसके अलावा रिफ्यूजी क्राइसिस एंड सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे, क्योंकि आज है इंटरनेशनल रिफ्यूजी डे 20th जून को। तो इसके बारे में आज एक बड़ा अच्छा डिसेंट एडिटोरियल आया है, तो उसको थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव सम एडिशनल आर्टिकल आल्सो। ये टॉपिक हम थोड़ा बाद में करेंगे कि रिफ्यूजी डे के बारे में। चलिए जी, बढ़ते हैं सीधा पहले आर्टिकल पे जो कहता है। देखिए कल का टेक्स्ट सेक्शन है, ये आज का नहीं है। कल एडिशनल आर्टिकल्स में मैंने इसको आपको दिया था, लेकिन आज इसको हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। चाइनाज डेवलपमेंटल सिक्योरिटी अप्रोच, ये क्या कहता है। देखिए न्यूज में क्यों है। The Cyberspace Administration of the China announced that USA चिप जायंट माइक्रोन एक कंपनी है, अमेरिका की बहुत बड़ी कंपनी है, दुनिया भर में इसका नाम है और ये चिप बनाती है, सेमीकंडक्टर चिप्स बनाती है बेसिकली, ठीक है। तो हुआ क्या, चाइना ने इसके कुछ ऑफिसर्स को अरेस्ट तो नहीं किया, लेकिन उनके घर पर रेड किया था। इसके ऑफिस वगैरह को रेड किया, उनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह सीज कर लिए, कंप्यूटर वगैरह सीज कर लिए, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन करने के चक्कर में। और उनको सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं दिया बेसिकली, ठीक है। और सिर्फ ये तो सिर्फ एक कंपनी का एग्जांपल है, कई सारे एग्जांपल ऐसे हैं चाइना में। कई सारी अमेरिकन ऐसी कंपनी है जिनको रेड की गई, जिनके कंप्यूटर वगैरह को सीज कर लिया गया, क्योंकि चाइना का ये कहना है कि ये कंपनीज हमारे ऊपर सर्विलियंस करती हैं। अब भैया यही पूरा खेल अमेरिका भी खेलता है चाइनीज कंपनी के ऊपर। जब हवाई की बात आती है, जिसने 5G टेक्नोलॉजी को सबसे ज्यादा पहले जो है इन्वेंट किया था 5G को, अमेरिका भी यही कहता है कि चाइनीज कंपनी हमारे सिटीजन के ऊपर सर्विलियंस करती हैं, इसलिए हम उनको बैन कर रहे हैं। चाइना ने कहा बेटा ठीक है, अब तुम ऐसा कर सकते हो तो फिर मैं भी कर सकता हूं, क्योंकि चाइना, अमेरिका की कंपनीज की बहुत बड़ी मार्केट तो चाइना में ही है। ये कंपनी चाइना में सिर्फ अपने प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर ही नहीं करती, बल्कि वहां पे अपने सामान को बेचती भी हैं। तो ये कुछ एग्जांपल यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। देखिए यहाँ पे कहीं ना कहीं बात सही भी है। जैसे जैसे चाइनीज कंपनी है, कोई भी चाइनीज कंपनी आप उठा लीजिए XYZ, चाइनीज कंपनी को चाइनीज गवर्नमेंट के साथ एक अग्रीमेंट करना पड़ता है लाइसेंस लेने के लिए। जो अग्रीमेंट ये कहता है दैट इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस चाइनीज गवर्नमेंट उस कंपनी के डेटा को कैप्चर कर सकती है, उस कंपनी के डेटा को यूज कर सकती है। अब मान लो आप Xiaomi का फोन यूज कर रहे हो, ठीक है जी, तो इसका मतलब ये हुआ कि Xiaomi जो कंपनी है वो चाइनीज गवर्नमेंट के साथ अग्रीमेंट में है, तो हमारे सिटीजन्स का जो भी डेटा उसके पास है, Xiaomi मोबाइल फोन के पास, वो चाइनीज गवर्नमेंट के साथ शेयर करेगा। अमेरिका में ऐसा कुछ है सच है नहीं, यूरोपियन कंट्रीज वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं करती हैं, क्योंकि वहां पे प्राइवेट सेक्टर मोस्टली इंडिपेंडेंट ही काम करता है। तो ये चीजें तो आपको पता चल गया कि न्यूज में क्यों है आर्टिकल। तो अमेरिका की जो स्ट्रेटेजी थी, चाइना उसी स्ट्रेटेजी को बेसिकली वो टिट फॉर टैट कर रहा है। वाई इज द चाइनीज गवर्नमेंट क्रैकिंग डाउन ऑन सच फॉर्म्स, क्यों कर रहा है वो ऐसा। जैसे वैसे आपको मैंने मोस्टली बता ही दिया। यहाँ पे जो रेड कलर में हाइड किया गया ये है वेंजियंस। वेंजियंस का मतलब होता है बदला। तो भैया जब आप हमारे साथ ऐसा करोगे तो हम भी आपके साथ ऐसा करेंगे। यूएस से टाइटन्ड एक्सपोर्ट कंट्रोल
which would make it harder for China to obtain and the manufacture advanced computing chip and the super computer। अभी अमेरिका ने थोड़े समय पहले जो है एक चिप एक्ट पास किया था, जिसमें अमेरिका ने सिर्फ अपनी कंपनी को नहीं बल्कि विदेशी ऐसी कंपनियों को, यूरोपियन और साउथ कोरियन कंपनीज को भी कहा था, अगर वो अमेरिका के साथ डील करना चाहते हैं तो किसी भी तरह की सेमीकंडक्टर और चिप टेक्नोलॉजी को चाइना में एक्सपोर्ट ना करें। अगर वो ऐसा करती हैं तो चाइना, अमेरिका उनके ऊपर सैंक्शंस लगा देता है। देखिए यहाँ पे भैया लड़ाई ना टेक्नोलॉजी की है। अब यहाँ पे लड़ाई माइनिंग की और ऑयल की नहीं है, टेक्नोलॉजी की लड़ाई है। और अमेरिका हमेशा से ही टेक्नोलॉजी में एडवांस रहा है। तो इतने सालों के बाद अमेरिका को टक्कर देने वाला कोई आया है चाइना, तो वो अफोर्ड नहीं कर सकता अमेरिका कि चाइना टेक्नोलॉजी में उससे आगे चला जाए, चाहे वो स्पेस हो, चाहे सेमीकंडक्टर हो, चाहे डिफेंस हो। क्योंकि सेमीकंडक्टर चिप हमारी इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री का बैकबोन है। जिसके पास जितनी एडवांस इलेक्ट्रॉनिक चिप होगी वो उतना ही ज्यादा एडवांस डिफेंस इक्विपमेंट बना सकता है। तो अमेरिका ने कहा कि हम आपके ऊपर सैंक्शंस लगाएंगे, चाइना ने कहा कि ठीक है बेटा, तुम लगाओगे तो बदला तो हम भी लेंगे, तो हम भी आपके ऊपर सैंक्शंस लगाएंगे। उसके अलावा अमेरिकन गवर्नमेंट ने जब से ये अनाउंस किया है कि अमेरिकन प्राइवेट कंपनीज जो कि खासकर टेक्नोलॉजी वगैरह में काम करती हैं, वो चाइना के साथ ज्यादा डील ना करें, तब से अमेरिकन सरकार के साथ वहां के कुछ प्राइवेट कंपनी जो हैं वो सीधा 36 का आंकड़ा हो गया है। मतलब वहां के कई प्राइवेट बिजनेसमैन अमेरिका में अमेरिकन गवर्नमेंट के खिलाफ सीधा सीधा बोल रहे हैं, क्योंकि उनकी कंपनी को मोस्टली प्रॉफिट चाइना से ही हो रहा है ना। तो वो तो बोलेंगे ही। जैसे यहाँ पे कंपनी है एनवीडिया, बहुत बड़ी इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है, चिप वगैरह बनाती है। एनवीडिया कंपनी का 11% जो प्रॉफिट होता है, जो रिवेन्यू जनरेट हो रहा है, वो चाइना से हो रहा है। ऐसी और भी बहुत सारी कंपनीज हैं। तो ये कह रहे हैं सीधा सीधा अमेरिकन गवर्नमेंट के अगेंस्ट में बात कर रहे हैं। अब चाइना जो है इस डिफरेंस को भी थोड़ा अपने फेवर में लेके आना चाहता है। तो ये कुछ वजह से चाइना जो है ये सब कर रहा है। और ये सब किसके बीच में होता है? कारण क्या होता है? जस्टिफिकेशन क्या होता है? जस्टिफिकेशन होता है नेशनल सिक्योरिटी। अब इंडिया ने चाइनीज एप्स को बैन किया है ना, कितनी सारी चाइनीज बैन का अभी भी कर ही रहे हैं। हमारा कंसर्न क्या है? नेशनल सिक्योरिटी। अमेरिका ने चाइनीज कंपनीज को बैन किया, कंसर्न क्या है? नेशनल सिक्योरिटी। चाइना भी उल्टा ही कर रहा है, इसका कंसर्न क्या है? नेशनल सिक्योरिटी। तो नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे आप जस्टिफिकेशन दे सकते हो कि भैया देखिए मेरी राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा है, तो इस चीज को मैं इसीलिए कर रहा हूं। तो व्हाई हैज द सिक्योरिटी कम टू द फोरफ्रंट? नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे सब कुछ चलता है। देखिए, जो मिस्टर जी जिनपिंग है, ठीक है, इन्होंने सीधा सीधा कहा कि डेवलपमेंट और सिक्योरिटी के बीच में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। डेवलपमेंट के नाम पे हम लोग सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। डेवलपमेंट कैन नॉट बी आइसोलेटेड फ्रॉम द सिक्योरिटी। ठीक है जी, देखिए सीधी सी बात है भैया, अमेरिका की कंपनी अगर कोई चाइना में आ रही है, अगर वो बिलियंस ऑफ डॉलर इन्वेस्ट कर रही है, लेकिन वो कंपनी अगर चाइनीज सिटीजन के ऊपर सर्विलियंस कर रही है, तो डॉलर्स हमें नहीं चाहिए, हमें नेशनल सिक्योरिटी चाहिए, ऐसा जी जिनपिंग का कहना है। और ये कौन से सेक्टर के ऊपर फोकस कर रहे हैं? जो नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी इश्यूज हैं। ट्रेडिशनल सिक्योरिटी इश्यूज क्या होते हैं? वही सर्विलियंस वगैरह जो नॉर्मली चीजें की जाती हैं। नॉन ट्रेडिशनल जो इशू होते हैं जैसे साइबर सिक्योरिटी, डेटा इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, 5G, 6G, स्पेस टेक्नोलॉजी, नेशनल डिजास्टर्स, ये नेशनल नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी इश्यूज होते हैं। इसका यूज कर रहा है चाइना। उसके अलावा चाइना ने कुछ साल पहले अपने वहां पे एस्पियोनेज की डेफिनेशन को भी इंक्रीज किया था। एस्पिनेज, एस्पिनेज का मतलब ये है कि कोई भी कंपनी अगर चाइना को ऐसा लगता है कि वो इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर इन्वॉल्व है और अगर वो डेटा कलेक्ट कर रही है सिटीजन का, तो उसको हम लोग एस्पिनेज के अंदर रखेंगे और उनके डेटा वगैरह को, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट को सीज कर सकते हैं। मतलब जैसे आप ये समझिए, वैसे फेसबुक चाइना के अंदर है नहीं, ट्विटर भी चाइना के अंदर नहीं है, गूगल भी चाइना के अंदर नहीं है, लेकिन कोई भी ऐसी विदेशी कंपनी जो चाइनीज सिटीजन के डेटा को कलेक्ट करती है किसी भी रूप में, तो वो कंपनी, इसका मतलब ये है, उसे हम लोग सर्विलियंस और एस्पियोनेज वाले कैटेगरी में रखेंगे, उनके इंस्ट्रूमेंट वगैरह को सीज कर सकते हैं। क्या ऐसा उन्होंने कहा है? द सस्पिशन इज दैट द ड्यू डिलिजेंस फर्म्स एंड द कंसल्टेंसी आर लेवरेजिंग देयर वास्ट नेटवर्क टू एक्सट्रैक्ट द सेंसिटिव डेटा अंडर द ग्रैब ऑफ फ्री एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। तो भैया फ्री चेंज एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन के नाम पे आप मेरे सिटीजन का डेटा कलेक्ट नहीं कर सकते। अगर आप करोगे तो हम भी आपके ऊपर बैन लगाएंगे, जैसे आपने हमारे ऊपर बैन लगाया। अब इंडिया यहां पे क्या कर रहा है? देखिए, चाइना कहता है कि डेवलपमेंट और सिक्योरिटी में मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, मेरे लिए सिक्योरिटी पहले है, डेवलपमेंट बाद में है, ऐसा चाइना का कहना है। इंडिया वाले केस में उल्टा कर रहा है। इंडिया भी तो उसको यही कहता है कि एक तरफ आप हमारे बॉर्डर पे अटैक कर रहे हो,
और दूसरी तरफ चाहते हो को चाइनीज कंपनी को हम लोग इंडिया में वेलकम करें। भैया ऐसे कैसे काम चलेगा? इकोनॉमी तभी काम कर सकती है जब आप हमारे साथ पीस बना के रखें। चाइना कहता है कि नहीं नहीं नहीं, देखो ऐसा नहीं होना चाहिए। बॉर्डर इशू एक अलग इशू है, इकोनॉमी एक अलग इशू है। इंडिया के केस में तो आप कुछ और बात कर रहे हो, अमेरिका वाले केस में आप कुछ और बात कर रहे हो। तो भाई इंडिया में तो ये बात लागू होती है ना। अगर आप हमारे बॉर्डर पे डिस्टरबेंस क्रिएट करोगे तो हम भी आपकी कंपनीज को वेलकम नहीं करेंगे, सीधी सी बात है। तो इंडिया के लिए तो बेसिकली यहाँ पे कुछ ज्यादा एंगल ऐसा बनता नहीं है, लेकिन ये है कि चाइना की हिपोक्रेसी यहाँ पे सामने आती है। और कहीं ना कहीं जब चाइना में इस तरह की चीजें हो रही हैं तो कुछ अमेरिकन कंपनी जो है वो इंडिया की तरफ भी आ सकती हैं, आएंगी नहीं आएंगी वो एक अलग बात है। चलिए, यूएन अडोप्ट्स फर्स्ट एवर अग्रीमेंट टू प्रोटेक्ट मरीन लाइफ इन द हाई सीज। ये आपको वर्ड फोकस करना है, मरीन लाइफ। मतलब वो टेरिटोरियल लाइफ की बात नहीं कर रहा है, वो सिर्फ मरीन लाइफ की बात कर रहा है। मरीन लाइफ वो लाइफ होती है जो कि ओशंस के रिगार्डिंग होती है, ठीक है, जो फिशेस वगैरह हो गए, जो भी चीजें ओशन के अंदर होती हैं बेसिकली उसकी बात कर रहा है। और वो हाई सीज में बात कर रहा है, क्योंकि ओशन वाटर की कई सारी कैटेगरी होती हैं। टेरिटोरियल वाटर होता है, कॉन्टिग्यूअस वाटर होता है, इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है। ये सिर्फ हाई सीज की बात कर रहा है, तो एक तो आपको ये ध्यान रखना है। और ये फर्स्ट एवर है, सबसे पहला अग्रीमेंट दुनिया में है अपने आप का, तो इसलिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी हो गया है। अब थोड़ा इसके बारे में को बताता हूं क्या पूरा मामला है। पिछले 20 सालों से यूनाइटेड नेशन के अंदर और जो सीबीडी जैसे हमारा है, कन्वेंशन ऑन द बायोडाइवर्सिटी, जो कि अर्थ समिट से शुरू हुआ था रियो डी जेनेरियो से, 1994 के बाद ये लागू हुआ। यहाँ पे पिछले 20 सालों से लगातार नेगोशिएशन चल रही थी कि भाई हम लोग मरीन लाइफ को कैसे कंजर्व करें, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी में तो ओशंस का भी बहुत उतना ही इंपॉर्टेंट रोल होता है जितना टेरिटरी जंगल का होता है, लैंड का होता है। लेकिन कोई बात नहीं बन पा रही थी। फाइनली एक नया ट्रीटी साइन किया गया, ठीक है, अ ट्रीटी टू प्रोटेक्ट बायोडाइवर्सिटी इन द वाटर आउटसाइड द नेशनल बाउंड्री। ये बताऊंगा आपको नेशनल बाउंड्री क्या होता है, इंटरनेशनल बाउंड्री क्या होता है। नेशनल बाउंड्री के बाहर वाटर के अंदर बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना है, हाई सीज के अंदर उसको प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। उसके लिए हम लोगों ने एक ट्रीटी किया है, 20 सालों से इसकी नेगोशिएशन चल रही थी। हाई सीज ऑल ओवर वाटर का लगभग 50% कवर करता है। इसका मतलब 50% की तो हमारे पास कोई प्रोटेक्शन थी ही नहीं। इसको किया जाना भी जरूरी है, क्योंकि ये ओशियंस बहुत ज्यादा CO2 को एब्जॉर्व करते हैं और बहुत ज्यादा मतलब CO2 को स्टोर करते हैं। तो क्लाइमेट चेंज के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है बायोडाइवर्सिटी के साथ साथ। तो ये जो ट्रीटी हुई है बेसिकली 193 यूनाइटेड नेशन मेंबर्स ने इसको ज्वाइन किया। अभी ये जो ट्रीटी है एनफोर्स नहीं हुई है, एनफोर्स ये बाद में होगी जब 60 कंट्रीज इसको रेटिफाई करेंगी। अभी सिर्फ सिग्नेचर के लिए ओपन हुई है। देखिए दोनों चीजों में फर्क है। सिग्नेचर तो मतलब सिंपली अग्रीमेंट करना कि हाँ भाई हमारे जैसे हमारे प्रेसिडेंट वहां पे गए या प्रधानमंत्री जी वहां पे गए तो उन्होंने सिग्नेचर कर दिया ट्रीटी के ऊपर, हम अग्री करते हैं इन प्रिंसिपल। लेकिन वही सेम इंटरनेशनल ट्रीटी को आपको अपनी देश की पार्लियामेंट के अंदर भी पास करना पड़ता है, उसे कहते हैं रेटिफिकेशन। जब 60 देशों की कंट्रीज मतलब 60 कंट्रीज की पार्लियामेंट जब इस ट्रीटी को अपने पार्लियामेंट में पास कर देंगी उस तब ये जाके लागू हो जाएगा। इसे कहेंगे फिर एनफोर्समेंट होता है। अभी ये सिग्नेचर के लिए सिर्फ गया है। ट्रीटी क्या कहती है? ट्रीटी ऑल्सो एस्टेब्लिशेस द प्रिंसिपल टू शेयर मरीन जेनेटिक रिसोर्स। अब ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे अब मान लो कोई अमेरिकन कंपनी है, कोई ब्रिटिश कंपनी है, कोई चाइनीज कंपनी है जो कि मेडिसिन सेक्टर में काम करती है, कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी है या कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में काम करती है। अब मान लो इन्होंने हाई सीज के अंदर कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म डिस्कवर किया जिसकी बहुत ज्यादा मेडिसिनल वैल्यू है, दवाइयों वगैरह में यूज हो सकते हैं, मान लो कैंसर उससे ठीक हो सकता है। अब वो तो अमेरिकन कंपनी है, तो वो भैया इंडिया वालों के साथ डेटा क्यों शेयर करेंगी? इंडिया वालों को बेनिफिट क्यों देंगी? नहीं देंगी ऑफ कोर्स, क्योंकि ये डिस्कवरी वगैरह करने में बहुत पैसा खर्च होता है। लेकिन हाई सीज जो है वो किसी एक कंट्री का तो है नहीं। अब ना वो अमेरिका का है, ना वो इंडिया का है, ना वो चाइना का, वो तो सबका बराबर है। तो ये ट्रीटी के अंदर एक जो सबसे जबरदस्त चीज हुई है वो ये हुई है कि अगर कोई भी जेनेटिक रिसोर्स डिस्कवर किया जाता है किसी भी कंपनी के द्वारा, वो इंफॉर्मेशन आप सभी के साथ शेयर करोगे। मतलब वहां से जो बेनिफिट होगा वो सभी के साथ शेयर होगा। ये अमेरिका करे, इंडिया करे, चाइना करे, अगर हाई सीज के अंदर डिस्कवर होता है तो वो सबका है, वो किसी एक खास कंपनी का, कंट्री का नहीं है। अब ये जो ट्रीटी की गई है अभी, इसके मिलती जुलती एक और ट्रीटी हमारे पास है जिसे कहते हैं 30x30 टारगेट। ये जो टारगेट दिया गया था वो आया था हमारे CBD के अंदर में।
कन्वेंशन ऑन द बायोडाइवर्सिटी कोप 15 के अंदर हुआ था ये। कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी आपको अच्छे से पता है, जब रियो डी जेनेरियो के अंदर समिट हुआ था 1992 में, अर्थ समिट, तो 1994 के बाद ये शुरू हुआ था, वहीं से हमारा UNFCCC वगैरह भी चला था। तो यहाँ पे डिस्कशन किया गया था 30/30 टारगेट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 2030 तक पूरी दुनिया का 30% एरिया, चाहे वो लैंड बेस्ड हो चाहे वो ओशियन बेस्ड हो, हम लोगों को प्रोटेक्ट करना है, कंजर्व करना है, बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए। 30/30 आप ध्यान रखना, 30/30 में सिर्फ मरीन लाइफ ही नहीं है बल्कि लैंड लाइफ भी है। तो ये इसका टारगेट था। ग्लोबल ओशन अलायंस के अंदर जो है अराउंड 73 कंट्रीज आती हैं, इन्होंने मिलकर ये किया था, मतलब इन्होंने अग्रीमेंट इसके ऊपर कर लिया है। और ग्लोबल ओशन अलायंस इज अ चैंपियनिंग एम्बिशियस आउटकम ऑफ द ओशन पर्टिकुलर द गोवा। तो गोवा का मतलब यही है, ग्लोबल ओशन अलायंस, ठीक है। तो ये कहता है कि एटलीस्ट 30% ऑफ द ग्लोबल ओशन, ये ग्लोबल ओशन भी है और लैंड भी है, दोनों ही है, ध्यान रखना आपने, ठीक है। तो इसको हम लोगों ने 2030 तक प्रोटेक्ट करना है। तो ये जो नया मरीटाइम जो साइन हुआ है अभी ऊपर वाला, ठीक है, इसके साथ साथ आप जो है थोड़ा सा इसको भी याद कर लेना है। 30/30 क्या होता है, थोड़ा बहुत प्रीलिम्स में आपसे पूछ सकता है। अब जो हमारे पास अनक्लोज है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ द लॉ ऑफ द सी है, ठीक है। अनक्लोज जो है वो हमारे ओशन वाटर्स को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करता है, ये आपको पहले अच्छे से पता है, ये पुराना कंटेंट है वैसे। पहला तो हमारे पास होता है इंटरनल वाटर, जिसमें हमारी लेक्स होती हैं, रिवर्स वगैरह होती हैं, ठीक है। तो ये तो पूरा ही अपना हो गया। फिर यहां से जो कोस्ट लाइन होती है, यहां से शुरू होती है आपकी बेस लाइन, ठीक है। बेस लाइन बेसिकली जो हमारे जो टाइड्स होती है ना, टाइड जो लो टाइड होती है, उस एरिया को जो है बेस लाइन माना जाता है। इस बेस लाइन से फिर सब कुछ मेजर किया जाता है। तो बेस लाइन से नेक्स्ट 12 नॉटिकल माइल तक इसे बोलते हैं टेरिटोरियल वाटर। टेरिटोरियल वाटर पे किसी भी कंट्री का पूरा हक होता है, वो पानी से नीचे भी और पानी के ऊपर भी। मतलब वहां पे जो भी स्पेस जो प्लेन्स वगैरह आते हैं उसको भी हम लोग कंट्रोल करते हैं, और जो नीचे भी सब कुछ उसको भी हम लोग कंट्रोल करते हैं। ये पूरी तरह से टेरिटोरियल वाटर के जैसा ही होता है, इंटरनल वाटर जैसा ही होता है, पूरा हक हमारा होता है। उसके बाद के जो 12 नॉटिकल माइल होते हैं, इसे बोलते हैं कॉन्टिगुअस जोन। फिर आता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। तो बेस लाइन से लेके 200 नॉटिकल माइल तक, 200 नॉटिकल माइल तक, और हमारे जो टेरिटोरियल सी से आगे ये जो पूरा एरिया होता है, इसे कहते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। तो ध्यान रखना आपने, ये जो 200 नॉटिकल माइल है ना, ये आपका बेस लाइन से है, ये आपका टेरिटोरियल वाटर से नहीं है। कुछ लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। ये यहां से है, बेस लाइन से, यहां से नहीं है। लेकिन जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है वो मापा जाता है आपका टेरिटोरियल सी से, यहां से इसके बीच में, और इसके बाद आपका शुरू होता है हाई सीज। और अनक्लोज के तहत हर किसी टेरिटरी की अलग अलग पावर सबको दी गई है। बेसलाइन तो जैसे मैंने आपको बता ही दिया, जो लो टाइड एरिया होता है। टेरिटोरियल सी आपको मैंने बता दिया, जो 12 नॉटिकल माइल होता है। एक नॉटिकल माइल 1.1508 जो है माइल के बराबर होता है, मतलब 1.85 किलोमीटर के बराबर होता है 1 नॉटिकल माइल। बेसिकली जो हमारी अर्थ जो है वो जब रोटेट करती है ना, तो हमारे पास लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड होता है। जैसे हमारे पास लैटिट्यूड्स होते हैं और ये हमारे पास लॉन्गिट्यूड होते हैं। तो 1 मिनट जो हमारे लैटिट्यूड का होता है वो अपना नॉटिकल माइल होता है, 1 नॉटिकल माइल होता है। कंटिन्यूअस जोन के अंदर क्या क्या पावर होती हैं? देखिए, टेरिटोरियल वाटर के अंदर आपकी कंप्लीट पावर होती है, आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। वाटर के ऊपर भी, वाटर से नीचे भी, और वाटर के ऊपर भी, मतलब आसमान में भी, सब आपके पास पावर होती है। कंटिन्यूअस जोन में 4 चीजें ऐसी होती हैं जहां पे किसी कंट्री की पावर होती है, ज्यूरिसडिक्शन होती है। 4 चीजें होती हैं: कस्टम, टैक्सेशन, इमिग्रेशन एंड पोल्यूशन। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में क्या होता है, देखा आपको मैंने बता ही दिया, 200 नॉटिकल माइल तक होता है। यहां पे जो भी ओशन के बेड के ऊपर, मतलब बॉटम के ऊपर, आप एक्सप्लोर कर सकते हो, माइनिंग कर सकते हो, वहां पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज आप आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट इट डज नॉट गिव अ कोस्टल स्टेट द राइट टू प्रोहिबिट और लिमिट फ्रीडम ऑफ द नेविगेशन और द ओवरफ्लाइट सब्जेक्ट टू वेरी लिमिटेड एक्सेप्शन। देखिए, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंदर आपको अधिकार दिया गया है कि आप नीचे जो है कुछ भी कर सकते हो, पानी के नीचे कोई दिक्कत नहीं है भैया, लेकिन पानी के ऊपर एयर स्पेस आपका नहीं है। यह इंटरनेशनल एयर स्पेस होता है। यहां पे आप किसी भी कंट्री के प्लेन को जो है मना नहीं कर सकते, प्रोहिबिट नहीं कर सकते। हाँ, यहां पे कर सकते हो प्रोहिबिट, टेरिटोरियल सी के अंदर, यहां नहीं कर सकते। छोटी छोटी चीज आपको पता होनी चाहिए। एग्जाम में ना एक एक स्टेटमेंट का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, जिस तरह से एग्जाम में आजकल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। देखिए, अब यहाँ पे कॉन्टिनेंटल शेल्फ का कॉन्सेप्ट होता है।
कॉन्टिनेंटल शेल्फ आपको पता ही होगा, जो अगर आपने एनसीईआरटी थोड़ा बेसिक पढ़ा है तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो है हमारा जो कॉन्टिनेंट्स होते हैं उसी की कंटिन्यूएशन होती है बेसिकली। जैसे हमारा वाटर होता है तो ये आपकी कॉन्टिनेंटल शेल्फ होती है। कॉन्टिनेंटल शेल्फ भी कॉन्टिनेंट का ही पार्ट होती है। तो इंडिया की जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है इसका मतलब हमारे इंडिया का ही पार्ट है, तो उसके ऊपर भी हमारा कंट्रोल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तो हमारी जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है जो 200 नॉटिकल माइल तक जाता है, वो हमारे कॉन्टिनेंटल शेल्फ का पार्ट भी होता है। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। अब चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो है वो 200 नॉटिकल माइल से ज्यादा भी हो सकती है ना। तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो है वो 200 नॉटिकल माइल से ज्यादा अगर होती है, वहां पे भी हमारी कंट्री का अधिकार होता है। लेकिन 350 नॉटिकल माइल से ज्यादा एक्सीड नहीं कर सकता। ठीक है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ में आपका अधिकार है, लेकिन वो कॉन्टिनेंटल शेल्फ अगर 350 नॉटिकल माइल से ज्यादा होती है तो फिर आपका वहां पे कोई अधिकार नहीं है, वो हाई सीज के अंदर इंक्लूड हो जाता है। देखिए क्या लिखा हुआ यहाँ पे, द ओशन सरफेस एंड द वाटर कॉलम आउटसाइड द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन रेफर्ड टू एज द हाई सीज। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन से अगर आप आगे जाओगे तो यहाँ पे हाई सीज शुरू हो जाता है। देखिए यहाँ पे लिखा है ना इकोनॉमिक जोन, तो इससे आगे हाई सी शुरू हो गया। लेकिन जो आपको इकोनॉमी एक्सप्लोर करने की जो पावर है वो थोड़ा सा कॉन्टिनेंटल शेल्फ के अंदर बढ़ सकती है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन से ज्यादा, लेकिन 350 माइल से ज्यादा नहीं जा सकती। ये 350 माइल मैक्सिमम होता है, इससे आगे जो है वो इंटरनेशनल वाटर ही परमानेंट शुरू हो जाता है। तो कुछ एक्सेप्शन केसेस में वो 200 नॉटिकल माइल से ज्यादा जा सकता है इकोनॉमिक एक्सप्लोरेशन करना, और उसको हम लोग सबसॉइल कहते हैं। मतलब ओशन का जो बॉटम होता है ना उसको सबसॉइल कहते हैं। तो हाई सीज का आपको पता चल गया क्या होता है। ठीक है, तो स्टेट्स में कैरी ऑपरेशंस। तो हाई सीज बेसिकली वो किसी एक की टेरिटरी नहीं होती है, वो सभी की टेरिटरी होती है, इसलिए इसको कहा जाता है कॉमन इनहेरिटेंस ऑफ द मैनकाइंड। लेकिन कुछ ऑपरेशन आप डेफिनेटली वहां पे कर सकते हो, जैसे पीसफुल ऑपरेशन आप वहां पे कर सकते हो, ट्रांसपोर्टेशन, साइंस वगैरह का, कुछ अंडर वाटर एक्सप्लोरेशन करना हुआ, लेकिन ये सभी पीसफुल पर्पज के लिए होते हैं, ये वहाँ पे अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको टेरिटरी वगैरह के बारे में पता होना चाहिए। थोड़ा सा ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा इकोलॉजी वाला कॉन्सेप्ट है। तो आई होप यू गॉट द पॉइंट। ये थोड़ी थोड़ी चीज़ आप यहाँ पे देख लीजिएगा। 30/30 क्या होता है, ये जो अग्रीमेंट हुआ है वो क्या है, थोड़ा सा अब इस अग्रीमेंट के बारे में थोड़ा हम बाद में भी पढ़ेंगे, क्योंकि अभी तो सिर्फ ये कन्वेंशन है, अभी इसके ऊपर सिग्नेचर वगैरह नहीं किए हैं। तो इंडिया का रोल अभी यहाँ पे क्या है हम लोगों ने क्लियरली बताया नहीं है, तो लेटर ऑन जब इसके बारे में कुछ डिस्कशन होगा पार्लियामेंट वगैरह के अंदर तब देखेंगे। ठीक है, ये थोड़ा टेरिटोरियल वाटर क्या होता है, कॉन्टिगुअस जोन क्या होता है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या होता है, थोड़ा सा आइडिया आपको पता होना चाहिए। ये थोड़ा बहुत चीज़ें मैंने आपको एक्चुअली अनक्लोज की वेबसाइट से जाके ही मैंने इसको डाला है, तो आप इसकी ऑथेंटिसिटी पे बिलीव कर सकते हो। उसके अलावा सैटरडे को हम लोग अपना करंट अफेयर का सेशन भी रखते हैं, सबको अच्छे से पता ही है, जिसमें हम लोग पूरे वीक का करंट अफेयर करते हैं, प्रीलिम्स और मेंस दोनों पर्सपेक्टिव से। अगर आप उसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पे QR कोड दिया हुआ है, आप इसको स्कैन करिए, ज्वाइन कर सकते हैं। SC1000 अगर आप कोड यूज करते हो तो 1000 रुपीज़ का डिस्काउंट आपको वैसे भी मिल जाता है। अगर आप डिस्काउंट नहीं लोगे तो भी बहुत सस्ता सा प्रोग्राम है, 10 से 12 रुपये आपको एवरीडे पड़ता है, चाय के कप जितना। अगर आप फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन करना चाहे तो डेफिनेटली वो भी कर सकते हैं 2024 के लिए, जिसमें पूरा सब कुछ कवर होता है। आपको मैगजीन्स दी जाती हैं, प्रीलिम्स, मेंस, ऐसे वगैरह सब कुछ यहाँ पे कवर होता है। चलिए जी, नेक्स्ट बढ़ते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट फाइंड मेसोलिथिक एरा रॉक पेंटिंग इन आंध्र गुंटूर। तो आंध्र प्रदेश के गुंटूर डिस्ट्रिक्ट में एक गांव में मिली है क्या, मेसोलिथिक टाइम की रॉक पेंटिंग्स। मेसोलिथिक टाइम की रॉक पेंटिंग। अब ये मेसोलिथिक टाइम क्या होता है, देखिए मेसोलिथिक टाइम होता है 10,000 BC से लेके 8,000 BC के बीच में, इसे मेसोलिथिक टाइम कहते हैं। ये आपने थोड़ा ध्यान देना है इसके बारे में। ठीक है, क्या मिला है, वैसे तो कई सारी चीजें मिली हैं इन पेंटिंग के अंदर, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या मिली है, अ पर्सन टिलिंग अ पीस ऑफ लैंड। एक आदमी जो है वो अपने खेत में हल जोत रहा है, इस पेंटिंग के अंदर ये मिला है। इसका मतलब ये हुआ कि उस समय पे भी यहाँ पे थोड़ी बहुत खेती बाड़ी की जाती थी। भैया आदमी क्या पेंटिंग करेगा, जैसी वो लाइफ लीड कर रहा है वैसे ही पेंटिंग करेगा, तो उस समय लाइफ में थोड़ा बहुत खेती बाड़ी करते होंगे, है ना, तो उसने दिखा दिया। तो आंध्र प्रदेश के जो है गुंटूर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है ये गांव का नाम है उर्वाकुल्लू विलेज। ठीक है, यहाँ पे इसको डिस्कवर किया गया है। इट वॉज नोटिस दैट दीज वर शेल्टर्स और द प्री हिस्टोरिक ह्यूमंस हु लिव्ड एट दिस प्लेस। तो कुछ केव्स वगैरह है वहां पे बेसिकली, जिस केव्स के अंदर ये सब मिला है, तो वहां पे इंसान उस समय रहते होंगे, या फिर मतलब ट्रैवल कर रहे होंगे, ट्रैवल करते हो वहां पे स्टे करते होंगे, कुछ भी हो सकता है। तो जहाँ पे वो पेंटिंग बनाते हैं, है ना, जैसे आजकल क्या है ना, लोग ट्रैवलिंग करते हैं, हॉस्टल्स वगैरह में रुकते हैं,
है ना? धर्मशाला में रुकते हैं लोग, तो धर्मशाला में रुकते हैं तो वहाँ कुछ पेंटिंग वेंटिंग कर देते हैं दीवारों के ऊपर, तो ऐसा भी कुछ रहा होगा, ऐसा हो सकता है ना? तो यहाँ पे बेसिकली 4-5 तरह की जो केव्स हैं जिनके अंदर ये पेंटिंग मिली हैं और उनके अंदर जो है जो चीज़ यूज़ की गई है वो यूज़ की गई है नेचुरल व्हाइट काओलिन एंड रेड ओकर पिगमेंट। जो कलर यहाँ पे यूज़ किया है बेसिकली, जो पेंट यहाँ पे यूज़ किया है। ओकर क्या होता है? ओक्रे इज द पिगमेंट कंपोज्ड ऑफ क्ले, सैंड एंड द फेरिक ऑक्साइड। ये आपने याद रखना है प्रीलिम्स के लिए एज इट इज, रट्टा मार लेना आपने इस पे। काओनाइट क्या होता है? काओलिनाइट होता है अ सॉफ्ट अर्दी यूजुअली व्हाइट मिनरल प्रोड्यूस्ड बाय द केमिकल वेदरिंग ऑफ द एल्यूमिनियम सिलिकेट मिनरल्स लाइक द फेल्ड्स्पर। फेल्ड्स्पर एक रॉक होती है जो हमारे अर्थ के ऊपर पाई जाती है, बहुत अबंडेंट में पाई जाती है, ठीक है? तो इसका जो है एल्यूमिनियम सिलिकेट टाइप का ये रहता है। ये चीज़ अपने ऑप्शन के लिए अपने प्रीलिम्स के लिए याद करनी ही है, रट्टा मार लेना है। इसकी ज़्यादा साइंटिफिक चीज़ों में मत जाना, केमिस्ट्री वगैरह हिस्ट्री में, बस इतना याद कर लो आपके लिए सफिशिएंट है। तो मेसोलिथिक पेंटिंग वहाँ पे मिली है। अब मेसोलिथिक पेंटिंग के बारे में थोड़ी-सी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको ज़रूर चाहिए। एरा मैंने आपको बता दिया 10,000 बीसी से लेके 8000 बीसी तक का होता है। मेसोलिथिक एरा से पहले रेड कलर का यूसेज नहीं मिलता है। लेकिन मेसोलिथिक पेंटिंग में ऐसा माना जाता है कि रेड कलर भी यूज़ शुरू हो गया था। उस समय की पेंटिंग की सबसे बड़ी खास बात यह है कि वो छोटी होती हैं साइज़ में। छोटी-छोटी पेंटिंग होती हैं, 5-7 इंच छोटी-छोटी होती हैं। इन पेंटिंग की थीम क्या हुआ करती थी? ज़्यादातर जो थीम होती है वो हंटिंग्स की थीम हुआ करती थी। लेकिन हंटिंग के अलावा और चीज़ें भी होती हैं। नॉर्मल लाइफ़ की जो चीज़ें होती हैं, वो सब यहाँ पे की जाती हैं। हंटिंग आर्म्ड विद द बार्ब्ड स्पीयर्स, क्या दिखाया जाता है हंटिंग वाली पेंटिंग में? तीर कमान दिखाया जाता है, स्टिक्स दिखाई जाती हैं, एरो, बो, मतलब उस समय आदमी ने तीर कमान चलाना सीख लिया था। ठीक है, प्रिमिटिव मैन विद द ट्रैप्स एंड द स्नेयर्स प्रोबेबली अ कैच एनिमल। ठीक है, तो जानवर को पकड़ने जिस तरह से वो पकड़ते थे, जाले वाले में पकड़ते थे, वो सब यहाँ पे दिखाया जाता है। कौन कौन से जानवर दिखाए जाते हैं उस समय में? एलिफेंट, बाइसन, टाइगर, बोर, डियर, एंटीलोप, लेपर्ड, पैंथर, राइनोसोर्स, फिश, फ्रॉग, लिजर्ड, स्क्विरल वगैरह, ये सब उस समय पे दिखाए जाते थे। थोड़ी इन्फॉर्मेशन आपको ये पता होनी चाहिए। भिमबेटका वेव पेंटिंग वर्ल्ड फेमस है भाई, वर्ल्ड फेमस है, तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज का साइट का दर्जा भी मिला हुआ है इसको 2003 के अंदर। भोपाल से थोड़ा सा दूर जाके है, अगर आप कभी भोपाल जाओ तो भोपाल से थोड़ा साउथ में अगर आप जाओगे विंध्या रेंज वगैरह में मध्य प्रदेश में, तो वहाँ पे आपको पेंटिंग देखने को मिलेंगी और ये बहुत सारी पेंटिंग है, 500 प्लस पेंटिंग वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। भिमबेटका रॉक पेंटिंग की खास बात ये है कि वो बहुत पुरानी है और बहुत नई भी है। मतलब आप ये समझ लीजिए 1 लाख साल पुरानी होते हुए से लेके जो है 1000 एडी हर टाइम की आपको वहाँ पे पेंटिंग देखने को मिलेंगी। 1000 से 1 लाख से लेके 1000। तो वहाँ पे आपको क्या-क्या मिल रहा है? आपको अपर पैलियोलिथिक एरा की पेंटिंग भी मिल रही है, मेसोलिथिक एरा पेंटिंग भी मिल रही है, चोकोलिथिक, अर्ली हिस्टोरिक एंड द मेडिवल पीरियड। तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है प्रीलिम्स के लिए। आपसे पूछेगा वो भिमबेटका और पेंटिंग में कौन-कौन सा पीरियड की पेंटिंग मिलती है? तो अपर पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, चेकोलिथिक, अर्ली हिस्टोरिक एंड द मेडिवल पीरियड। ये थोड़ा-सा आपको यहाँ पे पता होना चाहिए मेसोलिथिक पेंटिंग के बारे में। इंडिया में मेसोलिथिक पेंटिंग और कहाँ-कहाँ पे पाई जाती है? कुछ एग्जांपल्स आपको यहाँ पे दिए गए हैं। कुछ राजस्थान में जैसे कुछ लोकेशन यहाँ पे दी गई हैं, गुजरात में कुछ लोकेशंस यहाँ पे दी गई हैं, उत्तर प्रदेश में कुछ लोकेशंस दी गई हैं, मध्य प्रदेश में, झारखंड, ओडिशा और साउथ इंडिया के अंदर। ये थोड़ा-सा आप इसको याद कर सकते हो। ठीक है, थोड़ा मैप वर्क करना है तो कर सकते हो, थोड़ा गूगल वगैरह करके विकिपीडिया वगैरह पे थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन लेना चाहो तो वो भी आप यहाँ पे ले सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली आप जो स्पेशली राजस्थान जो गुजरात वाला है इसको तो आप रट्टा ही मार लेना। चलिए जी, अब बढ़ते हैं आगे। आज जो है वर्ल्ड रिफ्यूजी डे है, ठीक है? आज है वर्ल्ड रिफ्यूजी डे 20th ऑफ जून को। और इस साल के रिफ्यूजी डे की थीम क्या है? होप अवे फ्रॉम होम। होप अवे फ्रॉम होम। देख क्या कहता है, यूनाइटेड नेशन की वेबसाइट का डेटा है ये। क्या कहता है? एवरी मिनट 20 पीपल लीव एवरीथिंग बिहाइंड टू एस्केप वॉर, परसिक्यूशन और द टेरर। देर आर सेवरल टाइप्स ऑफ फोर्सिबली डिस्प्लेस्ड पर्सन। मतलब हर मिनट जो है 20 लोग जो है अपने घर से बेघर हो जाते हैं ड्यू टू एनी रीजन, बिकॉज ऑफ द वॉर, परसिक्यूशन और टेरर। और उन्हीं को बेसिकली हम लोग कहते हैं डिस्प्लेस्ड पीपल। तो कई तरह के होते हैं जैसे रेफ्यूजीज। तो रिफ्यूजी कौन होता है? जिसके साथ परसिक्यूशन किया जाता है, भेदभाव किया जाता है, उसको मारा जाता है, पीटा जाता है ऑन द बेसिस ऑफ हिज रेस, रिलीजन, नेशनैलिटी, ठीक है, या आप किसी पर्टिकुलर सोशल ग्रुप से बिलोंग करते हो, पॉलिटिकल ओपिनियन की वजह से परसिक्यूशन किया जाता है, आपके ऊपर कोर्ट में केस चलाए जाते हैं, आपको मारा जाता है, मॉब लिंचिंग आपकी की जाती है, तो वो सब उसको आप रिफ्यूजी बोलते हैं। असाइलम सीकर। Asylum seekers say that they are refugees
and have fled their home as the refugees do, but their claim to refugee status is not yet definitely evaluated in the country to which they fled. अब मान लो बांग्लादेश से जो है कोई रिफ्यूजी इंडिया में आ गए, अब रिफ्यूजी का स्टेटस हम लोगों ने उसको दे दिया, लेकिन जब तक उसको स्टेटस नहीं मिलता उसको असाइलम सीकर कहा जाता है। जब उसको रिफ्यूजी का स्टेटस दे दिया जाता है उसको डॉक्यूमेंट दे दिए जाते हैं, लेकिन जब तक वो डॉक्यूमेंट नहीं मिलते हैं उसको, तो उसे असाइलम सीकर कहा जाता है, मतलब शरणार्थी। ठीक है, शरणार्थी। उसके अलावा हमारे पास आता है इंटरनली डिस्प्लेस्ड पीपल, जो भैया अपने देश के अंदर ही डिस्प्लेस हो रहे हैं। ठीक है, जो इंटरनेशनल बाउंड्री नहीं करते हैं, जैसे कुछ डेवलपमेंटल एक्टिविटीज भी हो सकती हैं, कहीं पे कोई डैम बनाना है या कुछ भी बनाना है, तो या इंटरनल कम्युनल वायलेंस भी वगैरह भी हो सकता है, तो ये इंटरनली डिस्प्लेस्ड होते हैं। स्टेटलेस पीपल, जिनका कोई पासपोर्ट नहीं होता, जिनकी किसी कंट्री से बिलोंग नहीं करते, जैसे रोहिंग्या रिफ्यूजीज की आप बात कर लीजिए। ठीक है, तो उसे आप स्टेटलेस पर्सन कह सकते हो। रिटर्नीज आर द फॉर्मर रिफ्यूजीज हु रिटर्न टू देयर ओन कंट्री और द रीजन्स, जो वापिस जा रहे होते हैं जब उनके देश में सिचुएशन बेटर हो चुकी होती है, तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा हमारे पास दो लॉ है इंटरनेशनली, एक है 1951 का रिफ्यूजी कन्वेंशन, और इसी के अंडर में बनाया गया था 1967 का रिफ्यूजी प्रोटोकॉल। आपको बताता चलो, इंडिया इसमें से किसी का भी पार्ट नहीं है। ठीक है, बस इतना आपके लिए इंफॉर्मेशन सफिशिएंट है। इसका जो मेन प्रिंसिपल है वो क्या होता है, वो होता है नॉन रिफॉलमेंट। नॉन रिफॉलमेंट का मतलब ये होता है कि कोई भी आदमी अगर आपकी कंट्री में आता है रिफ्यूजी बन के, और अगर वो कहता है कि उसकी कंट्री में उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, मारपीट होती है, तो आप उसको उसकी कंट्री में फोर्सफुली नहीं भेजोगे जब तक वो खुद अग्री नहीं करता है। तो इसे कहते हैं नॉन रिफॉलमेंट। मतलब ये तो भाई उसको मौत के मुंह में भेजने वाली बात हो गई ना। वो आपके पास बेचारा फरियाद लेके आया है, आप उसको फिर वापस भेज रहे हो। तो इसी के आसपास जो है आज का एडिटोरियल यहाँ पे दिया गया है। तो एक तो इन्होंने सीधी सीधी बात बोली है, भैया दुनिया में जिस तरह से रिफ्यूजी क्राइसिस बढ़ रहा है ना। आप सीरिया का एग्जांपल ले लीजिए, यूक्रेन का एग्जांपल ले लीजिए, म्यांमार से जो रोहिंग्याज आ रहे हैं, सूडान क्राइसिस, अफगानिस्तान, सोमालिया वगैरह में। इंडिया के अंदर भी जो है 2,50,000 से ज़्यादा जो है डिस्प्लेस्ड लोग रहते हैं, जिनमें से ज़्यादातर जो है बच्चे और चिल्ड्रन है, 50% से ज़्यादा। लेकिन इंडिया ने बहुत सारे लोगों को यहाँ पे होस्ट के रूप में मतलब हम एक अच्छे होस्ट हैं। हम लोगों ने बहुत सारे कैंप्स वगैरह बना के उनको रखा हुआ है, इसमें कोई डाउट नहीं है। हालांकि हम लोग 1967 प्रोटोकॉल का पार्ट नहीं है, बट उसके बावजूद भी हमारे यहाँ पे जो रिफ्यूजीज पॉलिसी है काफ़ी डेमोक्रेटिक है, क्योंकि यार इंडिया है ना, तो डेमोक्रेसी है, तो ह्यूमन राइट के हम लोग काफ़ी रिस्पेक्ट करते हैं। तो उस लहजे से हम लोग ने काफ़ी यहाँ पे काम किया है। अब जैसे चकमास को देख लीजिए, चकमा ट्राइब, होजोंग ट्राइब, जो कि बांग्लादेश में रहती थी, चिटगोंग हिल्स वगैरह के अंदर। तो जब वहाँ से उनका प्रोसिक्यूशन शुरू हुआ तो वो इंडिया में आ गए। तो चकमा और होजोंग ट्राइब आज अरुणाचल प्रदेश के अंदर में रहती हैं। हालांकि इनको सिटीजनशिप का दर्जा नहीं मिला है, लेकिन बहुत सारी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ उनके लिए की गई हैं। अगर आप जैसे 1971 के वॉर के दौरान बांग्लादेश से बहुत सारे लोग इंडिया में आए, तो उनको भी हम लोगों ने दर्जा दिया है। अफगानिस्तान से भी आए, पाकिस्तान से भी आए, श्रीलंकन तमिल्स 1970s और 80s में बहुत सारे इंडिया में आए, तो उनको भी हम लोगों ने दिया हुआ है। तो इंडिया में बहुत सारे लोगों को हम लोगों ने एज अ रिफ्यूजी का स्टेटस यहाँ पे दिया हुआ है ना। तो बस बेसिकली बात में तो इस आर्टिकल में वही मोटी-मोटी बातें बोली गई हैं कि रिफ्यूजीज़ को क्या चाहिए। भैया सीधी बात, एजुकेशन चाहिए, राइट टू लाइवलीहुड चाहिए, है ना? सबको या रोज़गार चाहिए थोड़ा बहुत तो ना, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे इन्होंने की गई हैं। लेकिन बैरियर्स बहुत सारे हैं, डिस्क्रिमिनेशन होता है बहुत सारा, तो वो बैरियर्स जो हैं वो ख़त्म करने की ज़रूरत है। तो क्या करें, इंक्लूसिव सोसाइटी जो है क्रिएट करने की रिक्वायरमेंट है, जिसमें सभी लोग जो है मिल-जुल के एक-दूसरे के साथ रहें। रिफ्यूजी जो खासकर यूथ हैं, उनकी नीड्स को फुलफ़िल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यूथ लोगों के अंदर एनर्जी होती है भाई, वो उनको एम्प्लॉयमेंट चाहिए, काम-धंधा चाहिए, तो है ना? तो उनकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। वी शुड एंगेज विद द रिफ्यूजी यूथ इन द रियलाइजेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट एजेंडा ऑल्सो, है ना? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट एजेंडा के तहत उनकी हम लोग हेल्प डेफिनेटली यहाँ पे ले सकते हैं। सोलिडेरिटी थ्रू द होल ऑफ द सोसाइटी अप्रोच, सीधी बात है, आप एक दो लोगों से तो काम नहीं चलेगा, पूरी सोसाइटी को इन्वॉल्व होना पड़ेगा अगर आपको हेल्प चाहिए तो इस तरह की। तो वही थोड़ी-थोड़ी चीज़ें इन्होंने यहाँ पे इस आर्टिकल के बारे में बोली हुई हैं। लेकिन अगर आप इंडिया की बात करें तो जैसे हमारे पास आर्टिकल 14 है, आर्टिकल 21 है, राइट टू लाइफ। ये जो है रिफ्यूजीज़ की बात करता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस हुआ था 2016 में, ठीक है, जिसे कहा जाता है डोंग लान खाम, ठीक है, डोंग लाम खाम, ठीक है, वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस हुआ था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ के अंदर राइट टू रिफ्यूजीज भी होता है, ठीक है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रिंसिपल ऑफ नॉन रिफॉलमेंट, जो कि 1967 का जो अभी मैंने आपको बताया नॉन रिफॉलमेंट, वो नॉन रिफॉलमेंट आर्टिकल 21 में भी आता है।
मतलब अगर कोई आदमी हमारी कंट्री में आता है ये कह के कि मुझे रिफ्यूजी बनना है, एज ए रिफ्यूजी मैं आया हूँ, असाइलम सीकर है, तो हम उसको वापस नहीं भगा सकते। ऐसा ही 1996 के अंदर भी केस हुआ था, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन और अरुणाचल प्रदेश की गवर्नमेंट के बीच में। उस समय भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी है उसके अंदर भी हम लोग रिफ्यूजीज को कंसिडर करते हैं। इस समय कुछ चीज़ें जो है वहाँ पे कही गई थी। खैर, तो ये थोड़ी चीज़ें आपको देखनी है। टुगेदर वी आर ट्रूली, ये तो थोड़ा कंक्लूजन वाला पार्ट है कि दुनिया में जिस तरह से रिफ्यूजीज बढ़ रहे हैं, वो तो हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए ताकि इंक्लूसिव सोसाइटी बने, है ना, सब मिलजुल के काम करें, डिस्क्रिमिनेशन कम से कम हो, तो वो सारी चीज़ें हमें करने की यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। ये थोड़ा सा कंक्लूजन आप यहाँ पे देख सकते हो, क्योंकि रिफ्यूजीज के अंदर भी बहुत सारा पोटेंशियल होता है भाई, है ना। अब ऐसा तो नहीं है कोई नालायक है, अगर आप उनको एजुकेशन दोगे, उनको मौका दोगे, तो वो आपकी कंट्री के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, इंडिविजुअल लेवल पे भी और सोसाइटल लेवल पे भी। तो उनकी जो, अब देखिए रिफ्यूजी किसी कंट्री में आता है तो कोई उम्मीद लेके ही आ रहा है ना यार, वो आपकी कंट्री में, तो आप उनकी उम्मीद को खरा उतरिए, एंड उनकी हेल्प करिए जितनी हो सकती है, बदले में वो आपकी हेल्प करेंगे। ऑफ कोर्स वहाँ कुछ सिक्योरिटी कंसर्न्स हो सकते हैं, लेकिन लार्जर कॉन्टेक्स्ट में अगर ह्यूमैनिटी के तौर पे देखें, तो हम लोगों को हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का विजन भी है ना, विकसित युवा, विकसित भारत। ये जो युवा हैं, जो रिफ्यूजीज युवा होते हैं, तो इनको एजुकेशन वगैरह दें, स्किल दें, तो बहुत कुछ हो सकता है। ये कुछ चीज़ें जो है इन्होंने यहाँ पे बताई हैं एज अ रिफ्यूजीज के बारे में। उसके अलावा एक दो एडिशनल आर्टिकल अपने पास भी हैं, जैसे यहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बात किया है राजनाथ सिंह जी ने, इन्होंने कहा है कि भैया ये पार्ट हमारे डीपीएसपी का पार्ट है। तो ये टॉपिक पुराना टॉपिक है, मैं इसमें ज़्यादा जाऊँगा नहीं, लेकिन आपके सेल्फ स्टडी के लिए मैंने यहाँ पे कंटेंट डाला है, ठीक है, आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं। यूनिफॉर्म सिविल क्या होता है, आर्टिकल 44 क्या कहता है, ठीक है, कौन-कौन से केसेस हैं इंडिया में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेके। ये पुराना आर्टिकल है इसलिए मैं डिटेल में जाऊँगा नहीं, लक्ष्मीकांत वगैरह में भी अच्छी खासी डिटेल दी हुई है। गोवा के अंदर जो है सिविल कोड ऑफ 1687 है, जो कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है, आर्टिकल 44 इंडिया में बात करता है। लेकिन सवाल ये है कि जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट है, भैया किसको अधिकार है, किसको अधिकार है यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाने का, क्या स्टेट को है या सेंटर को है? अब ये बहुत बड़ा सवाल है जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी है, क्योंकि आर्टिकल 44 के अंदर जो स्टेट लिखा हुआ है ना, उस स्टेट में तो यूनियन और स्टेट दोनों ही आ गए, क्योंकि उत्तराखंड गवर्नमेंट ने भी कहा है कि वो यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आएंगे। अब इसके ऊपर जो है डिबेट डिस्कशन होने वाला है, देखते हैं क्या बनेगा इसका। खैर, तो फिलहाल इसके लिए इतना ही था। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।